तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 ये नाम हाल ही में खबरों में था। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है, बैठक तो हर साल होती है, लेकिन ये सिर्फ एक और बैठक नहीं थी। ये पहली बार था जब G20 अफ्रीकी धरती पर हो रहा था, और यही बात इसे एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक मोड़ बना देती है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये बैठक दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। जरा एक पल के लिए आज की दुनिया के बारे में सोचिए। चारों तरफ तनाव, बढ़ते हुए संघर्ष और अमीर और गरीब के बीच की खाई जो और भी गहरी होती जा रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो असलियत है जिसके बीच दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं को रास्ते खोजने हैं। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन की ये एक लाइन ही असल में पूरी तस्वीर साफ कर देती है कि इस शिखर सम्मेलन के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी थीं। और हाँ, इन्हीं मुश्किल वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ही तो G20 को बनाया गया था। ये सिर्फ अमीर देशों का कोई क्लब नहीं है, इसे आप दुनिया की एक सामूहिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम समझ सकते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 90s के दशक के आखिर में। तब एशियाई बाजारों में एक बड़ी उथल-पुथल मची थी। तब दुनिया को महसूस हुआ कि हमें एक ऐसी ताकत चाहिए जो इस तरह के आर्थिक तूफानों को रोक सके या कम से कम उनका असर कम कर सके। बस वहीं से G20 का जन्म हुआ। ये दुनिया के आर्थिक संकटों के लिए बनाई गई, कह सकते हैं कि पहली रक्षा पंक्ति है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये G20 की ताकत को दिखाते हैं। सोचिए, दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था, 3/4 से ज्यादा व्यापार और 2/3 आबादी इन्हीं देशों के पास है। मतलब साफ है, जब ये देश मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। लेकिन 2025 का ये शिखर सम्मेलन सिर्फ अर्थव्यवस्था और बड़े-बड़े आंकड़ों के बारे में नहीं था। नहीं, ये इतिहास बनाने के बारे में था। इस बार जगह और माहौल ने इसे खास बना दिया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पहले इंडोनेशिया, फिर भारत, उसके बाद ब्राजील और अब दक्षिण अफ्रीका। लगातार 4 अध्यक्षताएं ग्लोबल साउथ के देशों के पास। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ इशारा है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है और अब विकासशील देशों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रही है। ये एक यादगार लम्हा था। पता है, ये सिर्फ जगह बदलने जैसा नहीं था, ये नजरिया बदलने जैसा था। इस बार दुनिया अफ्रीका के पास आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अफ्रीका को दुनिया के पास बुलाया जा रहा हो। फर्क है दोनों बातों में। और इस पूरे शिखर सम्मेलन के दिल में एक बहुत ही ताकतवर अफ्रीकी विचार था, उबुंटू। इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं, यानी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही सोच इस बैठक में लिए गए फैसलों के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। तो सवाल उठता है कि उबुंटू की इस भावना से आखिर निकला क्या? कौन से समाधान सामने आए? चलिए अब इस शिखर सम्मेलन के जो सबसे अहम नतीजे रहे उन पर एक नजर डालते हैं। लेकिन समाधान से पहले हमें उस समस्या को समझना होगा जो पहाड़ जैसी बड़ी है। ये आंकड़ा देखिए, $1.8 ट्रिलियन का कर्ज। ये इतना बड़ा बोझ है जो कई अफ्रीकी देशों की तरक्की को रोके हुए है। हालत यह है कि कई देश अपनी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं से ज्यादा पैसा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर देते हैं। और इसी के जवाब में घोषणा पत्र में कई बातें कही गईं, जैसे कि कर्ज के बोझ को कम करने के लिए मिलकर काम करना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी बड़ी संस्थाओं में सुधार की बात करना ताकि सबकी आवाज सुनी जाए। साथ ही भविष्य को देखते हुए भी बड़े फैसले लिए गए, जैसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए फंड को अरबों से खरबों तक ले जाना। और ये सब सिर्फ बातें नहीं थीं। मिशन 300 जैसी पहल से पता चलता है कि काम जमीन पर भी हो रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 30 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाना। ये एक ठोस नतीजा है जो दिखाता है कि कैसे वैश्विक नीतियां लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। अब ग्लोबल साउथ के एक अहम सदस्य होने के नाते भारत ने भी इस पूरी बातचीत में बहुत मजबूती से अपनी बात रखी और कई ठोस प्रस्ताव भी दिए। भारत ने कुल 6 खास पहलें सामने रखी। इनमें अफ्रीका में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने से लेकर सैटेलाइट डेटा को विकासशील देशों के साथ साझा करने और ड्रग्स और आतंकवाद के खतरनाक गठजोड़ से लड़ने जैसे अहम सुझाव शामिल थे। ये प्रस्ताव दिखाते हैं कि G20 का एजेंडा अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर काम करने के लिए बन रहा है। तो इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद G20 का भविष्य अब यहाँ से कैसा दिखता है? आगे का रास्ता क्या है? G20 में एक सिस्टम है जिसे ट्रॉइका कहते हैं। इसमें पिछला, मौजूदा
और अगला अध्यक्ष तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि काम की रफ्तार बनी रहे। तो अब ट्रोइका में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं जो 2026 में अध्यक्षता करेंगे। यानी ये मशाल अब ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जा रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जोहानिसबर्ग में जो एकता और साझा जिम्मेदारी की भावना दिखी, क्या वो आगे भी बनी रहेगी? जब अध्यक्षता ग्लोबल साउथ से वापस ग्लोबल नॉर्थ के पास जाएगी, तो क्या मैं हूं क्योंकि हम हैं का ये दर्शन दुनिया की नीतियों को आकार देता रहेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।